हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका कुछ देर तक रोहित की हरकतों को बड़े ही सहज भाव से देखती रहती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा बच्चा गुड़िया के बालों से खेल रहा हो। अनीका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर कुछ देर के बाद कहती है, मिस्टर मारवा, क्या आप यही ज़रूरी बात करने वाले हैं? अगर बात ख़त्म हो गई हो तो क्या मैं सो जाऊं? अनीका की बात सुनकर रोहित उठकर बैठ जाता है और फिर अनीका के साथ बिस्तर के सिरहाने से टेक लगा लेता है। इस बार अनीका रोहित के हाथ में अपना हाथ डालते हुए उसके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है। रोहित भी अनीका के सिर पर अपना सिर टिका लेता है। फिर बड़े ही गंभीर भाव से पूछता है, अनीका, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आकाश जिंदा नहीं हुआ तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिसकी तलाश में तुम दुश्मनों को इतना वक्त दे रही हो वह तलाश सिर्फ मृग तरसना ही साबित हो? और अगर ऐसा हुआ तो तुम बाद में परिवार वालों का सामना कैसे करोगी? अपने सवालों को पूछने के बाद रोहित खामोश हो जाता है। अनीका भी कुछ पलों तक चुप रहती है, फिर बोलना शुरू करती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारा आकाश जिंदा ना हो, लेकिन इसकी भी पूरी संभावना है कि वह जिंदा है। अगर वह जिंदा है तो वह हमारा इंतजार कर रहा होगा। ऐसा कहते हुए अनीका की आंखें भर आती है और गला रुध जाता है। वह आगे कहती है, सोचो, इस वक्त वह कितनी तकलीफ में होगा। अपना हर दिन किस तरह हमारी राह देखते हुए बिता रहा होगा। वह लोग इंसान के रूप में निर्दयी अपराधी हैं, और सिर्फ अपराधी ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से बीमार अपराधी हैं। न जाने आकाश को किन किन यातनाओं से गुजरना पड़ रहा होगा। यह कहने के बाद अनीका चुप हो जाती है। रोहित अपना हाथ अनीका के चेहरे पर रख देता है और उंगलियों को उसके बालों में धीरे धीरे चलाने लगता है। वह इस तरह अनीका को हौसला बढ़ाने और सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। कुछ पलों के बाद अनीका कहती है, रही बात परिवार वालों का सामना करने की, तो वह मैं समय पर देख लूँगी, लेकिन आकाश को ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगी हमारा आकाश हमें वापस कर देने के लिए। अब रोहित अनीका से पूछता है, तुम्हें यह बात कब पता चली कि वह आकाश हमारा आकाश नहीं है? एक पल रुककर अनीका बताना शुरू करती है, मुझे उसका ऑपरेशन करने से पहले ही यह बात पता चल गई थी कि वह आकाश नहीं है। रोहित अनीका की बात सुनकर दंग रह जाता है। अब वह अपने पैरों को मोड़कर अनीका की तरफ चेहरा करके बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लेता है। रोहित का चेहरा देखकर अनीका समझ जाती है कि उसके मन में कितने सवाल चल रहे हैं। अनीका कहती है, तुम यह जानना चाहते हो कि मुझे यह पता कैसे चला? रोहित जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त आकाश को देखने के बाद कुछ पलों के लिए तुम्हारी खुद की स्थिति ठीक नहीं थी। अब अनीका आगे बताना शुरू करती है, जिस वक्त आकाश को देखकर मेरी हिम्मत ने एक पल के लिए मेरा साथ छोड़ा और मैं वहीं घुटनों के बल आकाश के पास बैठ गई थी, ठीक उसी वक्त जब मेरा हाथ आकाश के हाथ पर था, तब वह मेरे चेहरे की बेहद करीब था। तब मैंने आकाश को पहचाना। रोहित कहता है, क्या आकाश के हाथ पर कोई निशान था? अनीका कहती है, नहीं, किसी निशान की वजह से मैंने आकाश को नहीं पहचाना। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आकाश का डुप्लीकेट तैयार करने के लिए उन्होंने आकाश के सभी निशानों को भी कॉपी किया है। अब रोहित और भी ज़्यादा हैरान होकर अनीका के चेहरे की तरफ देख रहा था। अनीका रोहित के हाथों में मौजूद अपने हाथों को बाहर निकालती है, फिर रोहित के एक हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। इसके बाद रोहित की हथेली को खोलते हुए उसे दिखाती है, देखो, हमारी उंगलियों के पोरों को देखो, इन्हीं की वजह से मैं आकाश को उसी वक्त पहचान गई थी। अब रोहित और भी ज़्यादा आश्चर्य से अनीका की तरफ देखता है और एक पल चुप रहने के बाद अनीका से बड़े ही आराम से संदेश सब तरीके से पूछता है, फिंगरप्रिंट? तुम्हें आकाश के फिंगरप्रिंट की भी पहचान थी? अब अनीका अपनी गर्दन ना में हिलाती है और फिर कहती है, नहीं, फिंगरप्रिंट की वजह से नहीं। फिर अपनी बात को समझाने के लिए आगे कहती है, हाँ, इसे फिंगरप्रिंट कहा जा सकता है, लेकिन यह उस तरह नहीं है। फिर अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए दिखाकर कहती है, देखो, अपनी उंगलियों को ध्यान से देखो, इनमें से गोली जैसी संरचना है। तुम्हारी हाथों की सभी उंगलियों में ऐसी ही संरचना है, इन्हें चक्कर कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरी संरचना भी होती है जिन्हें शंख कहा जाता है। आकाश के हाथों की सभी उंगलियों में शंख थे।
यह दोनों ही तरह की संरचनाएं बहुत कम बार सभी उंगलियों में एक जैसी पाई जाती है, जैसे कि तुम्हारे हाथों में है और आकाश के हाथों में थी। लेकिन नकली आकाश के हाथों में कुछ संरचनाएं शंख की हैं और कुछ चक्कर की। जैसे ही मुझे यह यकीन हो गया कि बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति आकाश नहीं है, तभी मेरी हिम्मत लौट आई और मैंने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया। मेरे लिए यह जरूरी हो गया था कि मैं उसे हर हाल में बचाऊं ताकि हमारे आकाश तक पहुंच सकूं। रोहित अभी भी अनिका के चेहरे की तरफ देख रहा था, मानो कह रहा हो कि जीनियस होने की भी कोई सीमा होती है, पर तुम्हारी कोई सीमा नहीं। रोहित को अपनी तरफ लगातार इस तरह देखते रहने पर अनिका अचानक ही बोल पड़ती है, आई एम सो सॉरी। अब रोहित की हैरानी और भी बढ़ जाती है और वह बोल उठता है, तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? अनिका कहती है, तुमने मुझ पर कभी शक नहीं किया और ना ही तुम्हारा भरोसा कभी मुझ पर से कम हुआ, लेकिन उस वक्त ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें सारी बातें बता दी होती तो शायद तुम्हें और मुझे इतनी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता। मैं दुश्मनों के हाथे नहीं फंसती और मुझे उन तकलीफ़ों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी यादाश्त नहीं जाती और हमारे रिश्ते को परीक्षा से नहीं गुजरना पड़ता। अगर मेरी यादाश्त लौटने में थोड़ी और देरी हो जाती तो मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठती और तुमसे अलग हो जाती। मुझे हैरानी होती है खुद पर कि मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा। इन सब बातों को कहते हुए अनिका की आंखें भर आती हैं। अनिका को इस तरह भावुक होते हुए देखकर रोहित की भी आंखों में आंसू झलक आते हैं। वह अपनी दोनों बाहें अनिका की तरफ कर देता है और अनिका रोहित के गले से लग जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। कुछ देर तक यूं ही रहने के बाद रोहित अनिका को खुद से अलग करके उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेता है। फिर अनिका से कहता है, जो भी हुआ वह बहुत तकलीफ दे था, पर अच्छा ही हुआ। मुझ पर शक करने की ही वजह से तुम अपने दुश्मनों तक पहुंच पाई, यह जान पाई कि वह कौन है। अब हम मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। मैंने उन सब बातों को बुरा सपना समझकर भुला दिया है। तुम भी उन बातों को भूल जाओ। इन परीक्षाओं की वजह से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। मेरे लिए मेरे सामने मौजूद मुझे प्यार करने वाली अनिका ही मेरा सच है। मैं इसी सच में बहुत खुश हूँ। इसके बाद रोहित लेटने के लिए तकिए को ठीक करता है और उस पर लेट जाता है। फिर अपने सीधे हाथ को दाईं ओर तकिए के समांतर सीधा करके अनिका को उस पर लेटने का इशारा करता है। अनिका रोहित के कंधे पर सर रख लेती है। रोहित अपने हाथ को मोड़ते हुए उसके सर को हाथ फेरने लगता है। अब अनिका उस बात को बदलते हुए रोहित से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुक्ता हमारे सनी की परफेक्ट मैच है? हाँ, मुक्ता एक अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे मुक्ता सनी के मुकाबले कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी, समझदार और परिपक्व लगती है। अब रोहित मारवा जवाब देता है, मुक्ता सनी का परफेक्ट मैच हो या ना हो, लेकिन वह उसकी पूरक जरूर है। सनी की पिछली जिंदगी में जो घटनाएं घटी हैं, उस तरह की चीज़ों से बचने के लिए उसके पास मुक्ता जैसा पार्टनर होना जरूरी है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, अपनी माँ के प्यार के अभाव में और बाकी पूरे परिवार के अति लाड प्यार में पलने के बावजूद उसके स्वभाव और चरित्र में दोनों ही चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। उसने अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से सबक लिया है और बेहतर चरित्र का निर्माण किया है। हम सभी के साथ रहने के लिए उसका ऐसा होना जरूरी है। जिन परिस्थितियों का उसे पहले से कोई अनुमान नहीं, उन परिस्थितियों से कैसे निपटना है वह अच्छी तरह जानती है। वह शिकायतें करने के स्थान पर समाधान करने में विश्वास रखती है। इसीलिए मुझे लगता है कि सनी का परफेक्ट मैच वही है। इन सभी चीज़ों से भी ऊपर उसने खुद सनी को अपने लिए पसंद किया है। वह इस रिश्ते को पूरे दिल जान से निभाएगी। रोहित की बात सुनने के बाद अब अनिका उसे छेड़ते हुए कहती है, ओह, मतलब रोहित मारवा ने खुद अनिका को अपने लिए पसंद किया, इसीलिए पूरे दिलो जान से इस रिश्ते को निभा रहा है। रोहित अनिका की शरारत को समझ जाता है, इसीलिए वह अपनी बाहों को और भी कस लेता है। इस वक्त अनिका और रोहित दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी और आंखें बंद थी। तभी रोहित कहता है, हम कल सुबह ही बच्चों से मिलने चलेंगे। अब अनिका कहती है, हाँ ठीक है, हमें और भी कुछ ज़रूरी काम है। गुलेरिया हाउस जाकर हम वह भी कल ही कर आएंगे। एक दूसरे की बाहों में स्वर्ग के सुख की अनुभूति करते हुए दोनों को कुछ ही पलों में नींद आ जाती है। अगली सुबह अनिका और रोहित दोनों ही गुलेरिया हाउस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आज अनिका ने विशेष तौर पर साड़ी पहनी थी। तैयार होने के लिए वह शीशे के आगे खड़ी थी। रोहित की निगाहें रह रहकर अनिका के खूबसूरत चेहरे पर जा रही थी। रोहित को अनिका का शीशे में अक्स दिखाई दे रहा था।
साड़ी में अनिका और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। जब रोहित अपनी आंखों को किसी तरह से दूसरी ओर लगाने की कोशिश करता तो उसकी आंखें अनिका की कमर पर जा टिकती। अपने ध्यान को बार बार इधर से उधर लगाने के बाद भी जब रोहित से कंट्रोल नहीं होता तो वह अनिका की तरफ बढ़ जाता है। रोहित जैसे ही अपना हाथ अनिका की कमर की तरफ बढ़ाता है तभी अनिका का फ़ोन बजने लगता है। रोहित पलटकर टेबल पर रखे हुए फ़ोन की तरफ देखता है। यह फ़ोन कॉल मैन गेट से सिक्योरिटी गार्ड का था। अनिका रोहित को फ़ोन उठाने के लिए इशारा करती है। रोहित कॉल पिक करता है और फ़ोन का स्पीकर ऑन कर देता है। उधर से सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम आपके लिए पार्सल आए हैं। अनिका अपनी साड़ी को ठीक करते हुए जवाब देती है। अगर चेक कर लिए हैं तो उन्हें अंदर भेज दो। उधर से सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मैडम बॉक्स चेक कर लिए हैं, कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है। लेकिन इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अनिका कहती है, आगे बोलो। गार्ड जवाब देता है, मैडम यह काफ़ी बड़े और भारी है, इन्हें कहाँ पर भिजवाएं, हॉल में या फिर आपके कमरे में। यह सुनते ही अनिका सचेत हो जाती है और फ़ोन को अपने हाथ में ले लेती है। फिर पूछती है, पार्सल पर एड्रेस होगा, देखकर बताओ कि पार्सल कहाँ से आया है। सिक्योरिटी गार्ड जवाब देता है, मैडम हर बार की तरह इस पर कोई एड्रेस नहीं है, सिर्फ आपका नाम लिखा है। अनिका सतबद्ध रह जाती है। उसे इस बात का अनुमान था कि इस तरह के पार्सल हमेशा स्वाति मल्होत्रा की तरफ से भेजे जाते हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर वह किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है, वह पार्सल हॉल में भिजवा दो। गुलेरिया हाउस में आज सुबह सुबह से ही काफ़ी चहल पहल थी। अनिका ने आज सुबह सुबह उठते ही गुलेरिया हाउस कॉल कर दी थी। अनिका की बात मयूर से हुई थी। कुल मिलाकर अनिका ने कॉल करके गुलेरिया हाउस में यह खबर दे दी थी कि वह और रोहित मारवा गुलेरिया हाउस आने वाले हैं। उसने सभी परिवारजनों को घर पर ही रुकने के लिए कहा था ताकि वह सभी से मिल सके। इसके अलावा ओमकार के माता पिता शकुंतला और श्रवण गुलेरिया को भी वहां बुला लेने के लिए कह दिया था। ओमकार के माता पिता को बुलाने का जिम्मा नंदनी के कंधों पर आ गया था, क्योंकि नंदनी स्वभाव से मधुर और व्यावहारिक थी। शकुंतला और श्रवण की हरकतों के चलते करण गुलेरिया या मयूर ने उन्हें कॉल करने की जहमत इसलिए नहीं उठाई। उनके किए गए कारनामों के बदले मयूर और करण का उन दोनों पर बरस पड़ना एक सामान्य बात होती, और ऐसा होने के बाद उन दोनों के लिए तुरंत गुलेरिया हाउस आना मुश्किल हो जाता, और हो सकता था वह दोनों कोई न कोई बहाना करके गुलेरिया हाउस आने से बचने की कोशिश करते। इसीलिए अंततः इस काम का जिम्मा नंदनी ने अपने कंधों पर ले लिया और बिना किसी देरी के उन दोनों को तुरंत गुलेरिया हाउस चले आने के लिए कॉल कर दिया। श्रवण का बंगला। सुबह सुबह ही श्रवण गुलेरिया और शकुंतला दोनों ही काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे थे। श्रवण अपने धीमे धीमे कदमों से हॉल में इधर से उधर घूम रहा था। शकुंतला देवी भी वहीं हॉल में इधर से उधर घूम रही थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग देशों के सिपाही अपनी अपनी परेड की कुशलताओं का प्रदर्शन करने के लिए आमने सामने मौजूद हैं। दोनों एक तरफ से दूसरी तरफ जाकर दोबारा से एक दूसरे के चेहरे के सामने आ खड़े होते हैं। शकुंतला कहती है, आज के दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई। श्रवण गुलेरिया कहता है, ना जाने शाम तक क्या क्या देखना पड़ेगा। शकुंतला कहती है, आदित्य प्रासर की इतनी हिम्मत कि वह हमसे ऊंची आवाज़ में बात करे। श्रवण गुलेरिया कहता है, ऊंची आवाज़ में बात करने की हिम्मत उसे मारवा परिवार से मिली है। आखिर उसने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। जिसके ऊपर रोहित मारवा का हाथ होगा उसकी हिम्मत तो बढ़ेगी ही। अब शकुंतला कहती है, ऐसे कैसे हिम्मत बढ़ जाएगी, हम भी गुलेरिया परिवार से हैं। मुझे उसका यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब श्रवण गुलेरिया कहता है, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या उम्मीद करना। अब शकुंतला कहती है, उस प्रीति की किस्मत भी कुछ कम अच्छी नहीं है। मारवा हाउस में रहने के लिए कई जन्मों के पुण्य लगेंगे। उसे आसानी से यह नसीब हो गया है और साथ में मिल गया है गुलेरिया परिवार का राजकुमार। श्रवण कहता है, इतना ही नहीं, वह अकेली लड़की हमारे भेजे हुए इतने सारे आदमियों के हाथ नहीं आई। सारा गुड़ गोबर तो इन आदमियों ने ही किया है। अब शकुंतला देवी कहती है, चिंता मत कीजिए, हम अपने ओमकार के लिए कोई दूसरा परिवार ढूंढ लेंगे। इस प्रीति का भी कोई ना कोई इंतजाम करके रहेंगे। तभी श्रवण गुलेरिया कहता है, यह तो बात की बात है। अभी फ़िलहाल तो यह सोचो कि हमें गुलेरिया हाउस में आने का इतने प्यार से निमंत्रण क्यों दिया गया है। अब शकुंतला देवी कहती है, और वह भी इतनी सुबह सुबह। वह भी तुरंत आने के लिए कहा है।
श्रवण गुलेरिया कहता है, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। तभी शकुंतला कहती है, मुझे तो वहाँ की दाल ही काली लगती है। इसके बाद श्रवण सोफे पर बैठ जाता है और कहता है, बैठो भाग्यवान, इस तरह अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाकर हमें कुछ नसीब नहीं होगा। शकुंतला कहती है, हाँ जी आप सही कहते हैं, और जाकर श्रवण के पास बैठ जाती है। अब श्रवण कहता है, वह लड़का पहले ही हमारे हाथ नहीं था, अब हमारे शेयर भी उसी के नाम पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अब वह हमारे हाथ आएगा? शकुंतला देवी कहती है, रुको जी, इतना भी ज़्यादा मत सोचो, अभी इन बातों को 1 महीना भी नहीं हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ओमकार को अभी इस बारे में कोई भी जानकारी होगी। हमारे पास काफ़ी वक्त है, इतने में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। श्रवण लंबी गहरी सांस लेता है और कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो पहले चलकर गुलेरिया हाउस का नज़ारा देख कर आते हैं। जरा देखे तो सही वहाँ हमारे लिए कौन से नए इंतजाम किए गए हैं। मारवा हाउस। आज से पहले कभी भी रोहित को अनिका के लिए भेजे गए स्वाति मल्होत्रा के पार्सल कभी भी देखने के लिए नहीं मिले थे, लेकिन आज वह दोनों साथ में मौजूद थे। अनिका अपना लैपटॉप उठाकर नीचे हॉल में पहुंच जाती है, फिर उसके इशारे पर सभी नौकर वहां से चले जाते हैं। अनिका अपने लैपटॉप की मदद से वहां मौजूद सभी कैमराज को बंद कर देती है। इन सभी बड़े बड़े बॉक्स को एक एक करके बड़ी सी टेबल पर रखा गया था। जब अनिका उन बॉक्स के ऊपर से उनके गत्तों के कवर हटाती है तो उसके अंदर से मेटल बॉक्स निकालते हैं। इन सभी की चौड़ाई करीब 2.5 फीट और लंबाई 5 फीट तक की थी। मेटल बॉक्स को ध्यान से देखने के बाद अनिका को उसमें बीचों बीच कवर को खोलने का लॉक दिखाई देता है। जब अनिका उस लॉक की मदद से उस कवर को ओपन करती है तो यह सिर्फ 15 सेंटीमीटर तक का ही कवर खुलता है। यह शीशे जैसी संरचना थी जिसके एक और कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। दरअसल यह बहुत ही आसान पहेली थी, बस इसमें भी समय सीमा तय की गई थी। समय रहते अनिका को इसे समझकर पूरा करना था। अगर यह किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लग जाता तो अवश्य ही वह इस पहेली को कुछ ही वक्त में समझ जाता, लेकिन इतने कम समय में शर्तों को पूरा नहीं कर पाता। पहेली थी, प्रथम बिना पढ़ा लिखा, द्वितीय छाप द्रव का, तृतीय करे बीच बचाओ, चतुर्थ माथे की चाप, पंचम स्थान रिया का। प्रिय पाठक, इस सरल सी पहेली का उत्तर आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद अनिका समझ जाती है कि इसे खोलने के लिए अनिका को अपने फिंगरप्रिंट की ज़रूरत है। अनिका एक एक करके सवालों के जवाब के अनुसार अपने अंगूठे, तर्जनी उंगली, माध्यम उंगली, अनामिका और फिर कनिष्ठ 5 उंगलियों की छाप की मदद से बॉक्स को खोल लेती है। पर कमाल की बात यह थी कि एक बॉक्स को अनबॉक्स करते ही बाकी सभी बॉक्स भी एक ही आवाज़ के साथ खुल जाते हैं। रोहित को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस वक्त क्या चल रहा है, यह बॉक्स कहाँ से आए होंगे और उनके अंदर क्या हो सकता है। अनिका धीरे से पहले बॉक्स का ढक्कन खोलकर देखती है। इसे खोलने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ी रह जाती है। ना उसके मुंह से कोई शब्द निकलता है, ना पलकें झपकती हैं। रोहित कुछ ही कदम पीछे खड़ा था। अनिका को इस तरह देखकर वह जल्दी से अनिका के पास आ जाता है और उस बॉक्स के अंदर देखता है कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जिसे देखकर अनिका की मनोस्थिति ऐसी हो गई है। जैसे कि रोहित बॉक्स के अंदर देखता है, उसे खुद पर विश्वास नहीं होता। वह जल्दी से बाकी के दोनों बॉक्स भी खोल देता है और उनके अंदर झांक कर देखता है। इसके बाद भी जब रोहित को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, तब वह बॉक्स के अंदर मौजूद वस्तु को हाथ लगाकर महसूस करके देखता है। जब रोहित को यकीन हो जाता है कि उसकी आंखों के सामने किसी तरह का भ्रम नहीं है बल्कि वास्तविकता है, तब वह सवचेत ही कई कदम पीछे हो जाता है। रोहित की स्थिति इस वक्त ऐसी थी जैसे शायद पहले कभी नहीं हुई हो। पल भर के लिए उसे ऐसा लगा जैसे धरती और आसमान घूम रहे हैं। उसके कानों में किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी और वह अपने दम पर खड़ा रहने में सक्षम नहीं था। तभी रोहित की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अनिका किसी तरह खुद को संभालती है और बॉक्स को अच्छी तरह से चेक करती है। तभी उसे उसमें से एक बुलेट जैसी चीज़ मिलती है। उसे बिना किसी देरी के कुछ ही पलों में अनिका पूरा पढ़ डालती है। इसके बाद लंबी गहरी सांस लेती है और वहीं घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके दोनों हाथ अपने चेहरे पर आ जाते हैं। कुछ पल इसी तरह बैठे रहने के बाद वह अपने हाथों को चेहरे से बालों की तरफ ले जाती है। अनिका की आंखों से भी आंसुओं की 2 बूंदें निकल आती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर इस वक्त मुस्कान थी।
वह अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और रोहित के पास पहुंच जाती है। फिर उसके हाथ को पकड़ते हुए अपनी आंसू भरी आंखों को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उससे कहती है, क्या तुम डर गए? अनिका के इस सवाल पर रोहित बेहद हैरान होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन रोहित के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और अनिका रोहित का दूसरा हाथ भी पकड़ लेती है और फिर उससे कहती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ डम्मी है। अनिका की बात सुनकर रोहित को अंदर ही अंदर खुशी होती है, लेकिन फिर भी उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। अपनी आंखों से ऐसा भयंकर दृश्य देखने के बाद किसी को भी अपने कानों पर विश्वास नहीं आता। वह एक बार फिर से तेजी से उन संदूकों की तरफ बढ़ जाता है और एक बार फिर से उसके अंदर हाथ लगाकर देखता है। अब रोहित के मुंह से किसी तरह शब्द निकलते हैं और वह अनिका से कहता है, लेकिन यह तो बिल्कुल। इतना कहकर वह चुप हो जाता है। अब अनिका कहती है, हाँ बिल्कुल असली जैसे हैं, लेकिन फिक्र मत करो, यह तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। इसके बाद अनिका बिना किसी देरी के उन सभी बॉक्स दोबारा से बंद कर देती है। इसके बाद वह बुलेट रोहित के हाथ में पकड़ा देती है। रोहित भी जल्दी जल्दी उसके पेजों को पलटते हुए पूरा पढ़ लेता है और फिर अचंभित होकर अनिका की तरफ देखता है। अनिका रोहित की गीली पलकों में नीचे मौजूद आंसुओं की बूंदों को अपने हाथों से पोंछते हुए कहती है, जल्दी करो, हमें इन सभी को इनकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। ऐसे कहकर अनिका एक बॉक्स को उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाती है, लेकिन रोहित अभी भी अपनी जगह पर जमा खड़ा था। कुछ देर बाद अनिका वापस लौट आती है। इसके बाद बचे हुए 2 बॉक्स को रोहित और अनिका एक एक करके उठा लेते हैं और कमरे की ओर चल पड़ते हैं। इसके बाद उन्हें सीक्रेट रिसर्च लैब तक पहुंचाकर वापस अपने कमरे में लौट आते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने चेहरों को ठीक करके वहां से गुलेरिया हाउस के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे अनिका को रह रहकर आज की घटी घटना को याद कर हंसी आ रही थी और अनिका के चेहरे को देखकर बार बार रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वह दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि इंसान का दिमाग कुछ ही पलों में कितनी दूर तक की सोच लेता है। रोहित अनिका से पूछता है, इतना खतरनाक सरप्राइज तुम्हें कौन दे सकता है? अनिका मुस्कुराकर कहती है, खुद सोचो, ऐसी चीज कौन दे सकता है? रोहित कुछ पलों के लिए चुप रहता है और उसके बाद मुस्कुराते हुए अनिका की तरफ देखकर कहता है, अब समझ आया कि तुम्हें सरप्राइज के साथ शौक देने की आदत कहाँ से मिली है। रोहित की इस बात पर अनिका भी मुस्कुरा देती है। गुलेरिया हाउस। अनिका और रोहित गाड़ियों के काफिले के साथ गुलेरिया हाउस में प्रवेश करते हैं। मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उनके आने की खबर मिलते ही करण गुलेरिया खुद आगे बढ़कर उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जैसे ही रोहित गाड़ी से बाहर निकलता है, रिया दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है और सीधा उसकी कमर से चिपक जाती है। रोहित भी उसे अपनी दोनों बाहों में पकड़ लेता है और एक साथ उसके माथे और सिर पर कई बार किस करता है। रिया अपने स्वभाव के अनुसार कहती है, आई मिस यू सो मच डैडी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी मुझे बहुत याद किया। रोहित मुस्कुराकर रिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, हाँ मैंने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। ऐसा कहकर वह उसे एक बार फिर से गले लगा लेता है और फिर रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी रिया रोहित के हाथों में से निकलकर अनिका से जाकर चिपक जाती है। रोहित रिया की हरकतों को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी करण गुलेरिया उन दोनों तक पहुंच जाते हैं। करण रोहित से हाथ मिलाकर गले लगने के बाद अनिका के सिर पर हाथ फेरते हैं। रोहित की निगाहें आर्यन और अलेक्जेंडर को ढूंढ रही थी। इस वक्त वह अपने तीनों बच्चों को एक साथ अपनी आंखों के सामने देखने के लिए तड़प रहा था। तभी उसे आर्यन और अलेक्जेंडर भी आते हुए दिखाई देते हैं। यह पहली बार था जब रोहित खुद आगे बढ़कर उन दोनों को एक साथ गले लगा लेता है और दोनों के माथे पर चूम लेता है। अनिका रोहित को ऐसे करते हुए देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह अच्छी तरह समझ पा रही थी कि रोहित पर उसे सरप्राइज गिफ्ट का कितना गहरा असर पड़ा है। एक तो पहले ही रोहित ने अपने बच्चों को कई दिनों से देखा नहीं था। वह जल्द जल्द से उन्हें मिलना चाहता था। रही सही कसर उस पार्सल गिफ्ट ने पूरी कर दी थी। अब रोहित अपने बच्चों के लिए बेचैन हो चुका था। रोहित के बाद अनिका भी अपने दोनों बेटों को प्यार करती है। इसके बाद धीरे धीरे चलते हुए सभी अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते कर्ण रोहित और अनिका को शकुंतला और श्रवण की करिस्तानी के बदले में उन्हें दिए गए दंड के बारे में बता देता है, ताकि वह दोनों शकुंतला और श्रवण के लिए कोई और नया दंड तय ना कर दें। अपनी बात को कहने के बाद कर्ण कहता है, वैसे उन्हें अपने किए की सज़ा मिल गई है, बाकी तुम लोगों को जो सही लगे वही करो।
कुछ ही देर में वह सभी अंदर पहुंच जाते हैं और आपस में एक दूसरे से मिल लेने के बाद अपनी अपनी खुशी जताते हुए वहीं हॉल में ही गपशप करने के लिए एक साथ बैठ जाते हैं। नंदनी अनीका से कहती है, हमने प्रीति के लिए उसकी सगाई पर पहनने के लिए 2 ड्रेस फाइनल किए हैं, उनमें से तुम देखकर बताओ कि तुम्हें कौन सी पसंद है। ऐसा कहकर वह एक फाइल अनीका की तरफ बढ़ा देती है। अनीका फाइल को हाथ में लेकर बिना देखे ही बंद कर देती है और कहती है, आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यह सब मैं खुद देख लूँगी, आप सब बस अपनी अपनी ड्रेस के बारे में सोचिए। इस पर नंदनी झूठी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है, मैं अभी कह देती हूँ, यह सब बिल्कुल नहीं चलेगा, मेरी होने वाली देवरानी की ड्रेस मैं ही फाइनल करूँगी और वह गुलेरिया हाउस से ही जाएगी। नंदनी के ऐसा कहने पर सभी हंसने लगते हैं। श्रवण और शकुंतला भी वहीं मौजूद थे। यह सुनकर शकुंतला के मुंह से सहसा ही निकल पड़ता है, प्रीति की सगाई। अनीका बिना किसी हाव भाव के गंभीर होकर शकुंतला और श्रवण की तरफ देखते हुए जवाब देती है, हाँ, प्रीति की सगाई मेरे भाई ओमकार गुलेरिया के साथ होने वाली है। हम दोनों यहाँ पूरे परिवार को उसी का इन्विटेशन देने आए हैं, आपको भी इसीलिए यहाँ बुलाया है। वैसे आपको किसी तरह की तैयारी के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह सब हम खुद देख लेंगे, आप बस तैयार होकर सही समय पर आ जाइएगा, यदि आप आना चाहें तो। वैसे आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, होने वाले वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए माता पिता का होना अच्छा माना जाता है। फिर अनीका करण की तरफ देखते हुए आगे कहती है, बाकी ओमकार हमेशा पापा के साथ रहता है, वह भी उसके लिए पिता के ही बराबर है। आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके सभी संस्कार पापा के हाथों संपन्न होंगे। यह सुनकर दोनों पति पत्नी का चेहरा उतर जाता है, उनके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके सिर पर ऐसी बिजली गिरने वाली है। अब रोहित मारवा बड़े ही एटीट्यूड से अपने ही स्टाइल में उन दोनों को घूरते हुए कहता है, आज से ठीक 5वें दिन यह सगाई मारवा हाउस में होगी। शहर के सभी प्रतिष्ठित लोग इस रस्म का हिस्सा होंगे। याद रहे, इन दोनों की शादी के वक्त प्रीति का कन्यादान खुद रोहित मारवा करने वाला है, इसीलिए अपने दिमाग का थोड़ा आराम दे और अच्छे माता पिता की तरह व्यवहार करें, वरना आगे आप जानते ही हैं। रोहित की मीठी धमकी सुनकर श्रवण और शकुंतला दोनों के शरीर का खून जम जाता है। उनके मन में डर पैदा हो जाता है। वह अच्छी तरह समझ चुके थे कि गुलेरिया परिवार के साथ साथ मारवा परिवार भी उनके खिलाफ हो चुका है। ऐसी स्थिति में उनका एक भी गलत कदम उनकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा रोहित मारवा का प्रीति का कन्यादान करने का मतलब था, एक तरीके से रोहित मारवा ने उसे अपनी बहन मान लिया है और रोहित की बहन के खिलाफ कदम उठाना मतलब मौत की ओर जाना था। अब कुछ पलों के बाद श्रवण और शकुंतला खुद को संभालते हुए झूठी हंसी दिखाते हुए कहते हैं, हमारे इकलौते बेटे की सगाई है, भला हम कैसे पीछे रह सकते हैं, हम भी आएंगे और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को भी साथ ले आएंगे। आप सभी चिंता मत कीजिए, हम सभी सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद सभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए अच्छा वक्त बिताते हैं। अंत में खाना पीना आदि हो जाने के बाद अनीका और रोहित दोनों गुलेरिया हाउस से जाने के लिए उठ खड़े होते हैं। रोहित और अनीका बच्चों से उनके साथ वापस मारवा हाउस चलने के लिए पूछते हैं तो रिया अपने प्यारे से चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर रोहित से कहती है, डैड, हम तीनों बाकी सभी के साथ सगाई वाले दिन ही आ जाएंगे। प्लीज़ डैड, सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है, वैसे भी हम यहाँ बहुत दिनों बाद आए हैं। तभी अनीका रिया से कहती है, क्या तुम्हें सगाई के लिए तैयारी नहीं करनी? इससे पहले कि रिया कुछ कहती, श्रेया जवाब देते हुए कहती है, यहाँ हमारे बच्चों को किस चीज़ की कमी है, रिया और सभी बच्चे सगाई की तैयारी यहीं कर लेंगे। तभी करण, नंदनी और बाकी घर के लोग अनीका और रोहित से कहते हैं, रिया सही कह रही है, वह हमारे साथ ही आ जाएगी। एक तो कभी भी तुम दोनों हमारे साथ यहाँ नहीं रुकते, कम से कम बच्चों को तो रुकने दो। रोहित मुस्कुराकर रिया की तरफ हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। सभी बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर करके शोर मचाते हुए अपनी खुशी जताने लगते हैं। कुछ ही देर में रोहित और अनीका अपने सिक्योरिटी गार्डों की गाड़ियों के काफिले के साथ मारवा हाउस के लिए रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद घर के सभी लोग अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इस वक्त श्रवण और शकुंतला सबसे पीछे खड़े थे। ठीक इसी वक्त करण श्रवण और शकुंतला को वहीं रोकते हुए कहते हैं, तुम दोनों यहीं रुको, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह सुनने के बाद बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। श्रवण और शकुंतला वहीं खड़े होकर करण के बोलने का इंतजार करते हैं। करण अपने दोनों हाथ पीछे कर लेता है और बिना उनकी तरफ देखे उन्हें मीठी धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम लोगों ने
सभी कुछ ठीक तरीके से किया और अपनी तरफ से किसी भी तरह की अड़चन पैदा करने की कोशिश नहीं की तो तुम्हारी इसी परफॉर्मेंस के आधार पर तुम्हारे लिए तय की गई इनकम को 5% बढ़ा दिया जाएगा। और अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी गलती हुई तो उनमें से 5% की कटौती समझो। ऐसा कहने के बाद करण बिना रुके अंदर की ओर चला जाता है। शकुंतला और श्रवण एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। इसके बाद वह दोनों अंदर जाने की जगह पर अपने बंगले की तरफ निकल पड़ते हैं। वह अच्छी तरह जानते थे कि यहाँ पर रुकने के लिए उनके पास कोई वजह नहीं है। बेहतर यही था कि इस मुद्दे पर वह दोनों आपस में बात करके शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माता पिता की तरह सगाई में भाग लें। मारवा हाउस। अनिका ने मारवा हाउस पहुंचने से पहले ही प्रीति और कौटिल्य को मैसेज करके मीटिंग हॉल में पहुंचने के लिए कह दिया था। मैसेज मिलते ही प्रीति और कौटिल्य अपने अपने काम को छोड़कर मीटिंग हॉल की तरफ निकल पड़े। प्रीति के पास कुछ फाइलें थी जबकि कौटिल्य की फाइलें उसके लैपटॉप में थी। वह भी अपना लैपटॉप लेकर मीटिंग हॉल में पहुंच जाता है। दोनों अनिका का इंतजार करने लगते हैं। ठीक इसी वक्त अनिका और रोहित भी मारवा हाउस पहुंच जाते हैं। अपनी गाड़ी से बाहर आने के बाद अनिका रोहित का साथ आने के लिए कहती है। रोहित भी बिना कुछ पूछे उसके साथ चल पड़ता है। कुछ ही देर में वह दोनों मीटिंग हॉल में पहुंच जाते हैं। प्रीति और कौटिल्य वहां पहले से ही मौजूद थे। अनिका और रोहित को देखते ही वह दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। अनिका उन्हें अपने हाथ का इशारे से बैठे रहने के लिए कह देती है। अनिका और रोहित भी उनके सामने की तरफ अपनी अपनी जगह पर कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। अब अनिका प्रीति से पूछती है, क्या उसे होश आया? उसकी कंडीशन अब कैसी है? प्रीति जवाब देती है, उसे अभी होश नहीं आया है। उसकी कंडीशन पहले से ठीक है, वह खतरे से बाहर है, लेकिन उसे होश में आने में अभी भी कुछ वक्त लगेगा। अब अनिका के चेहरे पर गंभीरता दिखाई देती है और वह कहती है, मुझे उसकी ज़िंदगी या मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी तरह उसे होश में लाओ और उससे जितनी ज़्यादा हो सके जानकारी हासिल करो। और इन सबसे ज़रूरी बात, उसके मदद से उस लक्ष्यों का स्केच तैयार करवाओ। उस स्केच को तैयार करने में तुम्हारी मदद कौटिल्य करेगा। फिर कौटिल्य की तरफ देखते हुए कहती है, कौटिल्य क्या तुम यह कर पाओगे? कौटिल्य अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहता है, सॉफ्टवेयर के इस ज़माने में मेरे लैपटॉप के लिए यह कोई बड़ा काम नहीं, मैं उसका स्केच तैयार कर दूंगा। अब अनिका आगे कहती है, अगर सिर्फ यही एक जरिया है सच जानने का तो मुझे हर हाल में वह लक्ष्य चाहिए और जल्द से जल्द। एक पल रुकने के बाद अनिका प्रीति के चेहरे की तरफ देखकर कहती है, अपने दिल को थोड़ा मजबूत बनाओ और ख़ासकर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनो। अगर तुम्हें लगता है कि यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा तो अभी कह दो, भूमिका इस काम को बड़ी ही आसानी से कर लेगी। अब प्रीति जवाब देती है, अनिका दी, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, मैं डॉक्टर हूँ, इमोशनली वीक नहीं हो सकती। पिछली बार मैं सिर्फ इसलिए कमज़ोर पड़ गई क्योंकि मेरे सामने एक कम उम्र की लड़की थी जिसकी अपनी दुख भरी दास्तां थी और हमारे दुश्मन के हाथों मिसगाइड हुई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं मेरी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। उनके लिए हमारे घर के छोटे बच्चों की भी ज़िंदगी के लिए कोई मायने नहीं है, तो फिर मेरे लिए उनके किसी भी आदमी या औरत का कोई भी मूल्य कैसे हो सकता है? आप चिंता मत करें, जितना जल्दी हो सकेगा मैं इस काम को पूरा कर दूंगी। इसके लिए भूमिका दी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अनिका प्रीति से आगे कहती है, विशु की रिपोर्ट में अब तक क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? प्रीति जवाब देती है, हाँ अनिका दी। ऐसा कहकर वह अपने साथ लाई हुई फाइलों को, जिन्हें उसने अपने सामने रखा हुआ था, उठा लेती है और अपनी जगह से खड़े होते हुए उन फाइलों को उठाकर अनिका के पास ले जाती है। अनिका कुछ ही देर में फाइल के सभी पेजों को पलट देती है। सभी फाइल्स को पढ़ने के बाद अनिका कहती है, अगर मैं सही हूँ तो सौम्या हमारे दुश्मनों के लिए काम करती है। सौम्या की कमजोरी विशु है। विशु हमारे पास है। हमारे पास से विशु को ले जाना उनके लिए नामुमकिन है। इसीलिए अब वह विशु की ही तरह कोई दूसरा टारगेट ढूंढेंगे। मीटिंग हॉल मारवा हाउस। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए आगे कहती है, दूसरा टारगेट वही होगा जिसके अंदर विशु के सिमिलर वंचित चीज होगी और वह खास चीज है विशु का ब्लड ग्रुप। अब वह कौटिल्य को हिदायत देते हुए कहती है, तुम्हें पहले प्रीति के साथ बैठकर इस खास चीज को ऊपरी स्तर पर समझना होगा। उसके बाद तुम्हें यह पता लगाना है कि हमारे दुश्मनों के लिए उनका सबसे ईजी टारगेट कहाँ पर है। एक बार यह पता चल जाए उसके बाद आगे क्या करना है वह मैं बाद में बताऊंगी। कौटिल्य कहता है, जो हो जाएगा मैडम।
अब अनिका आगे कहती है, कौटिल्य, मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी गलती की वजह से किसी भी निर्दोष की जान जाए। वैसे तो अब तक यह तय हो चुका है कि सौम्या हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके हमारे पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें सबूत में बदलने की कोशिश करो। मेरा मतलब है कि उन सब से पता लगाने की कोशिश करो कि किसके बीच क्या कनेक्शन है। अब कौटिल्य कहता है, जी मैडम। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में सवाल करती है कि क्या वह कुछ कहना या पूछना चाहता है। रोहित अपनी आंखों के इशारे से मना कर देता है। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों जा सकते हो। याद रहे, तुम दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। उससे पहले तुम्हें यह काम खत्म करना होगा। जैसे ही वह दोनों जाने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं, अनिका प्रीति से कहती है, प्रीति, तुमने वाकई तारीफ के लायक काम किया है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन विशु से इकट्ठी की है वह हमारे लिए वाकई काफ़ी काम की साबित हो सकती है। वेल डन, कीप इट अप। इसके बाद प्रीति और कौटिल्य वहाँ से चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित एक बार अपने ऑफिस में जाकर अपने काम खत्म करना चाहता था, लेकिन अनिका उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद जाकर अपने काम पूरे कर लेना। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाता है और इसके बाद रोहित व अनिका अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अनिका कहती है, विशु के ब्लड ग्रुप का सौम्या के लिए क्या उपयोग है? इसका पता लगाना एक आसान काम नहीं है। मुझे खुद रिसर्च करनी होगी। विशु से बातचीत के आधार पर जो भी क्लू हमें मिले हैं वह बाहर की दुनिया में किसी को भी बताना सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जिससे इस खास ब्लड के अन्य लोगों की जान के लिए एक नए तरीके का खतरा उत्पन्न हो जाए। रोहित अनिका की बात को पूरा करते हुए कहता है, मतलब अब तुम यह चाहती हो कि सगाई वाले दिन तक तुम्हें बिल्कुल परेशान ना किया जाए। अब तुम अपने रिसर्च लैब में जाकर एक बार फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से भूल जाना चाहती हो। रोहित की बात पर अनिका उसे घूर कर देखती है। रोहित भी अपने चेहरे से ऐसे भाव प्रकट करता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा रूठने का नाटक कर रहा हो। अब अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है और कहती है, मतलब मैं नहीं जाऊं? अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? अब अनिका कहती है, तो फिर इसका क्या मतलब है? रोहित बड़े ही प्यार से कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर रात मेरे साथ डिनर करो। 24 घंटों में से कम एक बार तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए कितना ज़रूरी है यह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अनिका जवाब देती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। रोहित कहता है, क्यों नहीं? इसमें ऐसा भी क्या मुश्किल है? अनिका कहती है, मुझे अपने काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब रोहित कहता है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब किया? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। अब अनिका मुस्कुराकर रोहित की ठोड़ी को पकड़ते हुए हल्का सा हिलाकर कहती है, तुम्हें क्या पता कि यह चेहरा मेरे लिए कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर दोबारा से अपने हाथ को नीचे करके एक कदम पीछे हटकर रोहित की तरफ उंगली करते हुए कहती है, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, दैट्स फाइनल। अब रोहित अनिका के करीब आते हुए कहता है, प्लीज। बदले में अनिका अपने चेहरे के भाव बदलकर हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, प्लीज। अब रोहित एकदम खामोश हो जाता है। तभी कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित को अंदर ही अंदर मीठी सी गुदगुदी होने लगती है। फिर वह एक पल के बाद मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहता है, क्या सच में मेरा चेहरा तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है? रोहित की इस बात पर अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर रोहित आगे कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा, लेकिन तुम्हें अपना काम चौथे दिन की सुबह तक खत्म करना होगा ताकि तुम उस दिन और रात सोकर अपनी नींद पूरी कर सको, ताकि 5वें दिन प्रीति और ओमकार की सगाई एंजॉय कर सको। अनिका रोहित की बात पर अपनी गर्दन हिला देती है। अब रोहित आगे कहता है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तब भी तुम चौथे दिन की सुबह लौट आओगी, बाकी का काम तुम बाद में कर लेना। अनिका इस बार फिर से अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित अपनी दोनों बाहें अनिका की तरफ फैला देता है। अनिका धीरे से रोहित के गले लग जाती है और आंखें बंद कर लेती है। रोहित भी अपनी बाहों को समेटते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद अनिका रोहित से अलग होकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद अपनी लैब के लिए चली जाती है और रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सीक्रेट रिसर्च लैब। जब अनिका लैब में पहुंचती है तो देखती है कि एनी अपने काम में बिजी थी। उसकी आंखें एक बड़ी थी, स्क्रीन पर टिकी हुई थी और हाथ लगातार इधर से उधर चल रहे थे। अनिका के आते ही वह अपने काम को रोक देती है।
फिर वह अपना काम छोड़कर अनिका के पास पहुंच जाती है और कहती है, हेलो मैडम, हाउ आर यू। अनिका जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। क्या तुम किसी काम में बिजी हो। एनी जवाब देती है, मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कल तक यह काम पूरा हो जाएगा। अब अनिका कहती है, इस काम के लिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, फिलहाल तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एनी जवाब देती है, माय प्लेजर मैडम, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है। एक पल रुककर एनी आगे पूछती है, क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं। अनिका अपनी पॉकेट से कुछ सैंपल निकालती है और कहती है, हाँ, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर उन सैंपल की तरफ इशारा करते हुए अनिका आगे कहती है, मेरे पास यह सैंपल है, हमें यह पता करना है कि इन सैंपल में किन चीज़ों की अधिकता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के बोन मैरो से इस बोन मैरो में क्या अंतर है, या फिर यह समझ लो कि इसमें क्या विशेष बात है। बस हमें यही पता लगाना है। यदि हम इतना कर पाए तो समझ लो कि सफलता की ओर एक सीढ़ी चढ़ गए। एनी जवाब देती है, मैडम, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। इसके बाद अनिका अपने काम में व्यस्त हो जाती है और बाकी की तैयारी शुरू कर देती है। ओमकार का कमरा। आज सुबह से लेकर अब तक भी ओमकार सनी से मिलने एक बार भी नहीं गया था। अंत में सनी ओमकार को ढूंढते हुए ओमकार के कमरे में पहुंच जाता है। ओमकार सोफे पर बैठकर सामने मौजूद टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ मोड़कर दूसरे हाथ के कोहनी को सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ के कोहनी पर अपना चेहरा रखा हुआ था। सनी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाता है। ओमकार एक नज़र उठाकर सनी की तरफ देखता है और दोबारा से अपनी हथेली पर अपना चेहरा टिका लेता है। सनी ओमकार के चेहरे पर छाई हुई मायूसी देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है। ओमकार अपनी पलकें हिलाता है। इसका मतलब था कि वह ठीक है। ओमकार के इस तरह के व्यवहार पर सनी अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूकर देखता है। ओमकार के शरीर का तापमान सामान्य था। अब सनी सोचता है कि ओमकार के इस तरह कमरे से बाहर ना निकलने का क्या कारण हो सकता है। सनी पूछता है, तुम्हारी और प्रीति की बातचीत हुई। सनी के सवाल के जवाब में एक बार फिर से ओमकार सिर्फ अपनी हल्की सी गर्दन ना में हिला देता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। सनी को बड़ी ही हैरानी होती है। अब सनी कहता है, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कल ही क्लियर हो गई थी, फिर आज बातचीत नहीं होने का क्या कारण है। ओमकार कोई जवाब नहीं देता। सनी फिर से नया सवाल पूछता है, क्या तुम प्रीति से मिलने गए थे। ओमकार फिर से जवाब नहीं देता। सनी नए तरीके से सवाल पूछता है, क्या प्रीति ने बात करने से मना कर दिया। पर क्यों। ओमकार इस बार भी कुछ नहीं कहता। अब सनी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और ओमकार के चेहरे के सामने पहुंच जाता है। कुछ पलों तक लगातार उसे घूरता रहता है। तब ओमकार भी कोई रिएक्शन नहीं देता तो वह अपने हाथ को उसके हाथ पर दे मारता है, जिसे उसकी हथेली उसके चेहरे के नीचे से हट जाती है। अब ओमकार उदास चेहरे से अपनी निगाहों को ऊपर की तरफ उठाकर सनी की तरफ देखता है। इस वक्त उसका चेहरा ऐसा था जैसे ना उसे कुछ समझ आ रहा था, ना उसे सनी पर गुस्सा आ रहा है, ना सनी की किसी भी बात का वह जवाब देना चाहता है। अब ओमकार अपने दोनों हाथ नीचे करके अपने सिर को पीछे की तरफ कर लेता है। अब सनी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। वह कमरे में इधर से उधर घूमने लगता है, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके बाद एक बार फिर से बीन बैग लेकर ओमकार के सामने आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। फिर ओमकार से कहता है, क्या तुम फाइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो। अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो समझ लो कि तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। अब मैं तुम्हें इस तरह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप सारी बात बताते हो या पिटने के बाद मुंह खोलोगे। ओमकार अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके बड़े ही भारी मन से कहता है, दोस्त, तुमने जिसे पसंद किया उसे तुम्हारी बात पक्की हो गई और मैं यहाँ जिससे प्यार करता हूँ वह मुझसे दूर होती जा रही है। तुम क्या समझो कि इस वक्त मेरी तकलीफ क्या है। इतना कहकर ओमकार फिर से चुप हो जाता है। अगर ओमकार थोड़ी और खरी खोटी सनी को सुनाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओमकार का फिर से चुप हो जाना सनी को बड़ा ही भारी पड़ रहा था। इसीलिए उस पर भड़कते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरी और मुक्ता की कहानी शुरू होने वाली है। तुम्हें अपने दोस्त से चिढ़ हो रही है। मुझे तो कभी तुम्हारे और प्रीति के साथ होने से बुरा नहीं लगा। जबकि मैं सिंगल था, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ होने की ख्वाहिश की। मुझसे तुम्हारे लिए अगर थोड़ा भी कुछ हो सका तो मैंने करने की कोशिश की। और एक तुम हो जो मेरी दोस्ती का यह सिला दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मन में ऐसे ख्याल लाने की।
अब ओमकार फिर से बड़ी ही उदासी के साथ कहना शुरू करता है, तुम मेरी बात का गलत मतलब समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि काश मेरे माँ बाप भी तुम्हारे माँ बाप जैसे होते। देखो, तुम्हारे माँ बाप ने बिना किसी तरह की नोक झोंक के तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी। एक यहाँ मेरे माँ बाप हैं कि हमारे रिश्ते के ऊपर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हैं। बताओ, उनके जहर से अब मैं हमारे रिश्ते को कैसे बचाऊं? एक पल रुककर दोबारा कहना शुरू करता है, मैं सुबह से कितनी बार प्रीति को फ़ोन कर चुका हूँ, पर उसने एक बार भी मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मैं न जाने कितनी बार उसके कमरे के चक्कर लगाकर आ चुका हूँ, पर वह मुझे एक बार भी कहीं नहीं मिली। अब तुम ही बताओ, जब मेरी उससे बात ही नहीं होगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है? कल ही मुक्ता ने सबके सामने सारी बात एकदम साफ कर दी थी। मैंने अपने माँ बाप के किए के लिए प्रीति से माफ़ी भी मांग ली। अब तुम बताओ, इसके अलावा मैं क्या करूं? एक पल रुकने के बाद ओमकार दोबारा से कहना शुरू करता है, अगर प्रीति इस गलती के लिए मुझे सजा देना चाहे तो मैं तैयार हूँ, या वह इसके बदले में कुछ भी चाहे तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर वह कुछ बताए तब तो। फिर से ओमकार चुप हो जाता है। एक पल रुकने के बाद फिर से बोलना शुरू करता है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं तुमसे मिलने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी जिंदगी का काला साया तुम्हारी खुशियों पर पड़े। अब सनी अपने सर पर हाथ रख लेता है और झट से फर्श पर घुटने के बल बैठते हुए ओमकार के पैरों पर अपने हाथ रख लेता है और उसके बाद कहता है, हे दर्शन शास्त्री, आपके चरण स्पर्श करने से मैं धन्य हो जाऊंगा। अब तक आप कहाँ थे प्रभु? आपके दर्शन से मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अब ओमकार सनी के हाथों को अपने पैरों से हटाते हुए अपने पैरों को टेबल से नीचे रख लेता है और कहता है, यह क्या कर रहे हो? सनी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर तुमने यह विरह भवन नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर टैप के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए और अपने सिर के ऊपर बहुत सारा पानी डालना चाहिए ताकि तुम्हारी सोई हुई बुद्धि जाग उठे। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर कल की बात के बाद भी प्रीति का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो बात कुछ और है? तुम इस तरह यहाँ रमता जोगी बनकर बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। चलो अब खड़े हो जाओ, चलकर तुम्हारी प्रीति को ढूंढते हैं। ओमकार कहता है, वह नहीं मिलेगी, मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ। सनी फिर से गुस्सा करते हुए कहता है, क्या वह भगवान है जो मौजूद हर वस्तु में समाहित है और हमारी इन आंखों से दिखाई नहीं देगी? अगर तुम्हें नहीं मिली मतलब यहाँ नहीं होगी। अब रात हो चुकी है, वह जहाँ भी गई होगी अपने कमरे में लौट आई होगी। ऐसा कहकर एक पल के लिए सनी चुप हो जाता है और फिर कुछ सोचकर दोबारा कहता है, और अगर हमारे ढूंढने पर भी नहीं मिली तो हम मुक्ता की मदद लेंगे। प्रीति उसका फ़ोन जरूर उठाएगी और हमें पता चल जाएगा कि वह कहाँ है। सनी की बात सुनते ही ओमकार अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और कहता है, चलो उसे ढूंढते हैं। दोनों दोस्त कमरे से बाहर निकलकर सबसे पहले प्रीति के कमरे में जाते हैं। प्रीति वहाँ मौजूद नहीं थी। इसके बाद वह घर के हर उस कोने में घूमकर आते हैं जहाँ प्रीति के होने की जरा भी संभावना थी, लेकिन मारवा हाउस छानते छानते वह दोनों थक जाते हैं, लेकिन प्रीति का कहीं अता पता नहीं मिलता। अपनी खोज को जारी रखते हुए वह दोनों डाइनिंग हॉल तक पहुंच जाते हैं। सनी अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लेता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। फिर हल्का सा नीचे झुकते हुए कहता है, पूरे घर में ढूंढ चुके हैं, घर के बाहर भी ढूंढ चुके हैं, पर पता नहीं तुम्हारी प्रीति कहाँ छुप गई है। अब और चलना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा कहकर वह वहीं सोफे पर बैठ जाता है। तभी उसे इधर से उधर घूमते हुए नौकर दिखाई देते हैं और सनी के दिमाग में एक बात कौंध जाती है। वह झट से एक नौकर को रोकते हुए पूछता है, क्या तुमने कहीं प्रीति मैडम को देखा है? वह नौकर कहता है, हाँ, मैंने उन्हें मीटिंग हॉल की तरफ जाते हुए देखा था। इतने में ही वहाँ से गुजरता हुआ दूसरा नौकर इस बात को सुन लेता है और वह बोल पड़ता है, वहाँ से तो वह कब की आ चुकी हैं। वह कौटिल्य सर के रूम की तरफ गई हैं, शायद किसी जरूरी काम में बिजी हैं। मैंने अभी अभी भूमिका मैडम को भी वहीं जाते हुए देखा है। इन सब बातों को सुनने के बाद ओमकार भी सनी के पास ही बैठ जाता है। कुछ देर तक दोनों दोस्त सोचने की गहन मुद्रा में बैठे रहते हैं। कुछ देर सोचने के बाद ओमकार कहता है, इसका मतलब आज पूरा दिन वह बहुत बिजी थी और अभी तक उसे फुर्सत नहीं हुई है। ओमकार की इस बात पर सनी आगे कहता है, और अब जब तुम उससे बात करने जाओगे तो उसकी थकावट तुम पर फ्रस्ट्रेशन बनकर उतरेगी। अब ओमकार बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अपनी नैया के छेद को और बड़ा नहीं करना चाहता। सनी बात को पूरा करता है, इस हिसाब से तुम्हें अभी बात नहीं करनी चाहिए। ओमकार आगे कहता है, बिल्कुल सही, मैं प्रीति से सुबह बात करूंगा और इससे पहले कि प्रीति अपने कमरे से बाहर निकल जाए मैं उसके कमरे में पहुंच जाऊंगा।
सनी कहता है, गुड बॉय, यह हुई ना कुछ बात, दैट इज स्प्रिट। कहने के लिए सनी ने बड़ी बड़ी बातें कर दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी प्रीति और ओमकार को लेकर चिंता हो रही थी। उसने हमेशा दोनों को एक खूबसूरत जोड़े की तरह देखा था। उन्हीं के साथ में देखकर सनी के मन में एक प्रीति जैसी इंडिपेंडेंट और समझदार पार्टनर की ख्वाहिश होती थी। वह दिल से चाहता था कि जल्द से जल्द दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अंत में वह ओमकार को चीयर अप करने के लिए कहता है, तुम लोगों की लड़ाई खत्म हो तो हम फिर कपल शो में चलेंगे, मैं और मुक्ता, तुम और प्रीति, और हेल्दी टाइम स्पेंड करेंगे। ओमकार हल्की सी मुस्कान देता है। इसके बाद दोनों दोस्त वहां से खड़े होकर चल पड़ते हैं। कौटिल्य का कमरा। टेबल पर कौटिल्य का लैपटॉप रखा हुआ था। उसकी स्क्रीन ऑफ थी, लेकिन लैपटॉप अभी भी ऑन था। इसके ठीक सामने बैठकर कौटिल्य और प्रीति बैठकर विशु के ब्लड ग्रुप के बारे में और उससे प्राप्त की गई बाकी की इन्फॉर्मेशन को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। प्रीति उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि सौम्या विशु का किस तरह से इस्तेमाल कर रही थी। प्रीति कहती है, विशु की बातचीत से और सौम्या के जाने से पहले जब वह विशु से मिली थी, उस वीडियो फोटोज से यह बात साफ हो गई है कि उसने विशु के शरीर में कुछ इंजेक्ट नहीं किया था, बल्कि उसने विशु के शरीर से बोन मैरो कलेक्ट किया था। इसीलिए विशु इतना तड़फ रहा था, लेकिन वह किसी को कुछ बता सके उस हालत में तब नहीं था, ना अब है। जैसा कि अनिका दी कह रही थी कि विशु की गैर मौजूदगी में सौम्या को एक ऐसे इंसान की या फिर हम यह कह सकते हैं कि किसी ऐसे बच्चे की ज़रूरत होगी जिसका ब्लड ग्रुप विशु जैसा हो। अगर हम सही हैं तो यह विशु के बोन मैरो का इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि उसी के ब्लड ग्रुप के बोन मैरो में वह चीज़ मौजूद है जिसका सौम्या इस्तेमाल करती है। यह दुश्मन जितना ताकतवर है, उस हिसाब से देखा जाए तो उन लोगों के लिए ऐसे किसी इंसान की किडनैप कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बस उन्हें इस काम में सिर्फ एक ही मुश्किल आएगी। अब कौटिल्य आगे कहता है, और वह मुश्किल यह है कि यह कैसे पता लगाया जाए कि वह टारगेट उन्हें कहाँ मिलेगा। प्रीति कहती है, हाँ भैया, बिल्कुल सही। अब कौटिल्य आगे कहता है, उन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए बड़े बड़े अस्पतालों की सीक्रेट फाइल्स को छान मारा होगा। इस काम के लिए बड़े हैकर की ज़रूरत है जिसकी उनके पास कोई कमी नहीं। अब प्रीति आगे कहती है, हाँ ऐसा ही है। जितना अब तक हम देख पाए हैं, मुझे भी यही समझ में आया है, और इसीलिए अनिका दी आपको यह काम सौंप कर गई है, क्योंकि हम में से आप ही इस काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यह आपको ही पता लगाना होगा कि सबसे नज़दीक और सबसे आसान टारगेट कहाँ पर होगा। कौटिल्य कहता है, मुझे लग रहा था कि यह काम कुछ घंटों का होगा, लेकिन सारी बात को सुनने समझने के बाद अब समझ आ रहा है कि क्यों अनिका मैडम ने 4 दिन का वक्त दिया है। प्रीति कौटिल्य की बात सुनकर अपनी गर्दन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झुला देती है। अभी कौटिल्य और प्रीति इस मुद्दे को पूरी तरह से समझकर यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि उन दोनों को अलग अलग अपने काम को किस तरह से अंजाम देना है कि ठीक इसी वक्त कौटिल्य के कमरे का दरवाज़ा धड़ाक की आवाज़ के साथ खुलता है। दोनों की निगाह दरवाजे पर जाती है तो भूमिका कमरे के अंदर आती हुई नजर आती है। वह उन दोनों से बिना कुछ कहे वहां मौजूद सोफे पर जाकर बैठ जाती है। अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर अपने दोनों हाथों को बैक रेस्ट पर फैला देती है और सामने की ओर देखने लगती है। इस वक्त भूमिका की भौहें चढ़ी हुई थी। चेहरे को देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह गुस्से में भी है और परेशान भी है। प्रीति समझ जाती है कि इस वक्त भूमिका को कौटिल्य के साथ अकेला छोड़ देने में ही समझदारी है। भूमिका यहाँ कौटिल्य से ही मिलने आई होगी। प्रीति कहती है, आप दोनों बातें कीजिए, तब तक मैं अनिका दी का दिया हुआ काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। मैं जाकर उस पेशेंट को देखती हूँ, उसे होश आया या नहीं। ऐसा कहकर प्रीति वहाँ से बाहर की ओर निकल जाती है। प्रीति के जाने के बाद कौटिल्य अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। सबसे पहले वह जग और गिलास उठाता है। गिलास में पानी भरकर भूमिका के पास जाकर बैठ जाता है और भूमिका की तरफ पानी का गिलास बढ़ा देता है। भूमिका कौटिल्य के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे पानी को रख देने के लिए इशारा करती है और अपनी शक्ल को और भी ज़्यादा सिकोड़ लेती है। कौटिल्य कहता है, पी लो, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स करने में मदद मिलेगी। भूमिका कौटिल्य की तरफ देखती है। एक पल यूं ही देखते रहने के बाद गिलास अपने हाथ में ले लेती है और एक एक सिप करके पानी पीना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वह सारा पानी पी लेती है। तब कौटिल्य कहता है, अब बताओ क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो। भूमिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसके बाद गुस्से से कहती है, यह निपुण मीना मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसके खिलाफ कोई भी क्लू हाथ नहीं लग रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ।
उसकी जड़ों का राज हासिल करने के लिए, लेकिन वह तो ऐसे जान पड़ती है जैसे कि आसमान से धरती की ओर लटक रही हो और इसीलिए उसकी जड़ों तक पहुंचना नामुमकिन हो। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आता है कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं। अब लगता है कि मैंने ही उसे यहाँ बुलाकर गलती की। फिर एक पल चुप होकर आगे कहती है, पर मुझे क्या पता था कि मदद मांगने के नाम पर मुसीबत सिर पर आ गिरेगी। इससे तो अच्छा होता कि मैं तुम्हारी ही मदद ले लेती। क्या तुम डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं कर सकते थे? तो मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। भूमिका इसी तरह से और भी बहुत कुछ बोलती चली जाती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह गुस्से में क्या क्या बोलती चली जा रही है। कौटिल्य बड़ी ही शांति से बैठकर उसकी हर बात को सुन रहा था, साथ ही बीच बीच में उसकी खरी खोटी भी पचाता जा रहा था। कुछ देर बाद जब भूमिका अपने मन की पूरी भड़ास निकाल लेने के बाद शांत हो जाती है, तब कौटिल्य भूमिका का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, जो हो गया उसे तुम बदल नहीं सकती, लेकिन तुम मुझे बताओ कि अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस ज़रूरत है तुम्हें शांत मन से सोचने की। एक बार शुरू से लेकर अंत तक सभी बातों को अपने मन में दोहराओ। मुझे पूरा विश्वास है कोई ना कोई ऐसी चीज़ तुम्हें ज़रूर मिल जाएगी जिससे हमें मदद मिल सके और हम इस निपुण मीना के केस में कुछ प्रोग्रेस कर सकें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी निशान बाकी ना हो।